हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। मेरा नाम मित्र सेन यादव और मैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर जॉब करता हूं। इस समय ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पहले और दूसरे और तीसरे फेज में सेम टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर गोलू 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। इस टाइप के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। तो उसमें देखिए, चीनी हो या सेब कह दे, सेब के दाम में, चीनी के दाम में, गेहूं के दाम में, अनाज के दाम में कमी हो या वृद्धि हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है चीनी के दाम में 20% कमी होने पर 320 रुपये में गोलू 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य x, मान लेंगे कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है। मान लेंगे कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, थोड़ा सा बता दें आपको। जैसे आप 200 रुपये लेकर गए और 20 रुपये किलो चीनी है, तो आपको मिलेगा 10 किलो चीनी। ठीक, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम आसानी से समझ रहे हैं। तो समझिए, कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है। आप 200 रुपये लेकर गए, 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, अनाज है, गेहूँ है, सेब है, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में। 200 रुपये लेकर गए, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो कहने का मतलब प्रति किलोग्राम से आप टोटल रुपए में भाग दिए, तो आपको मालूम चला कि कितना हमको मिलेगा, क्वांटिटी कितना मिलेगा, यानी 10 किलोग्राम चीनी आपको मिली। तो सेम वैसे ही उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। 320 रुपये गोलू लेकर गए और x रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम माने प्रारंभिक दाम चीनी है, तो 320 बटे में कर लेंगे x। ठीक, उसके बाद फिर 320 रुपये लेकर गए। अब क्या हुआ कि जो नया दाम हो वो 20% कम हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है और नया मूल्य लिख लेंगे। नया मूल्य x का 80%, 4x बटे 5 आ जाएगा। x का 80% का मतलब 20% कम, यानी 80% उनको गोलू को देना होगा दाम ना। 20% कम होने का मतलब है, ऐसा नहीं कि 20% हो गया दाम, 20% कम हुआ मूल्य। पहले मूल्य x रुपये था, अब x का 20% कम करें, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो x का 80% हो जाएगा, 4x बटे 5। अब भी गोलू 320 रुपये लेकर जा रहे हैं दुकान पर, लेकिन अब 4x बटे 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उनको क्या किया जाएगा, चीनी दिया जाएगा। तो ध्यान से समझिए, 5 किलोग्राम का जो अंतर है, ये पहले का मूल्य और घटा हुआ मूल्य, इन्हीं दोनों के बीच का है। 200 रुपये आप लेकर गए, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो सामान आपको मिल रहा था, तो आप 10 किलो लिए, तो चीनी था, अनाज था, कुछ भी। 200 रुपये लेकर गए 20 रुपये की दर से। गोलू 320 रुपये लेकर गए, 100 रुपये की दर से इनको कुछ मिला, चीनी की कुछ मात्रा मिली, क्वांटिटी। फिर गोलू 320 रुपये लेकर गए, अब दाम 20% कम हो गया है। इसका मतलब है कि अब गोलू को जो अनाज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो जो 5 किलोग्राम है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, अनाज की मात्रा 5 किलोग्राम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यानी इन दोनों का अंतर सीधा कर लें कि ये 5 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह ही दिया कि जब दाम घट गया चीनी का, 20% कम हो गया, तो गोलू को क्या होने लगा कि 5 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो ये चीनी की जो क्वांटिटी है, ये कहने का मतलब 5 किलोग्राम ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से इसको हम घटा लेंगे और बराबर कर देंगे 5। समीकरण बन गया। अब आप सवाल को आसानी से समीकरण सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछे या नया मूल्य पूछे, तो आप आसानी से लगा देंगे। अब ये देखिए, 320 हो गया, ये हो गया 320 और गुणे में आ गया 5, ये माइनस हो गया 320, ठीक, गुणे में आ गया 4 और यहाँ पर आ गया एलसीएम 4, x हो गया, ये बराबर क्या आ गया 5। सॉल्व करना तो आप सीख ही लेंगे, सॉल्व कर ही लेंगे। इसके बराबर आगे कर देंगे तो ये 320 हो जाएगा कॉमन, 5 - 4 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4x, बराबर के हो जाएगा 5। इसके आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 320 बराबर हो जाएगा 4x गुणे 5,
तो 320 बराबर होगा 20x की, 0 0 कट गया, 2 से 16 दूनी 32, x बराबर आ गया 16, यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम यक्स का माना है। यक्स क्या है? प्रारंभिक मूल्य है, यानी जब घटा नहीं था दाम उसके पहले चीनी का मूल्य कितना था? 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा तो आंसर 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि नया मूल्य पूछा तो आप क्या करेंगे कि नया मूल्य 4x/5 है, x का मान 16 है, तो 4 × 16/5 कर देंगे, 16 चौके 64/5 आ गया, ये 5 एकम 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 40, यानी 12 रुपये 80 पैसे। नया मूल्य आ गया 12 रुपये 80 पैसे, पुराना मूल्य हो गया 16 रुपये। अब जो भी आपसे पूछेगा आप उसका उत्तर लगा देंगे। अब दोनों से अगर आप वेरिएशन करेंगे, जैसे 16 ये पुराना मूल्य है, 16 से 32 में भाग देंगे तो 20 किलो चीनी मिलती थी पहले, 12.5 से यदि आप 320 में भाग देंगे तो आ जाएगा 25 किलो चीनी। कहने का मतलब 5 किलो चीनी का वेरिएशन है, उत्तर जांच के लिए बताया आपको। ठीक, तो ऐसे ही सवाल को समझ लेंगे, ऐसे ही लगा देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए सवाल को, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एकदम बाकायदे आप कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, कहीं दाम बढ़ा रहा है, कहीं घटा रहा है, प्रारंभिक मूल्य या फिर आपसे पूछेगा नया मूल्य। अगला सवाल देखिए, राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, कह रहा है राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और कह रहा है 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया। कहने में 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया, इसका मतलब है कि 20% अंक वो पाया, अगर वो 24 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझकर एक समीकरण बना लेंगे, तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम मान लेंगे पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक मिले, 24 अंक उत्तीर्ण हो गया, अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। तो हम मान लेंगे कि पूर्णांक, माना परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? x। ठीक, सवाल समझिए, सब समझ लीजिएगा, माना परीक्षा का पूर्णांक x, पूर्णांक निकाल लेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। अब देखिए x का 20% राजू को मिला हुआ है, x का 20% इनको अंक प्राप्त हुआ पूर्णांक का, लेकिन फिर ये फेल हुए कितने नंबर से? 24 नंबर से। यदि हम इनको 24 नंबर और दे दें, इनके जो भी ये नंबर पाएँ इसमें 24 नंबर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। यानी पूर्णांक का 24% वो पाए हैं लेकिन फिर भी फेल है। यदि उनको हम 20% पाए हैं फिर भी फेल है, यदि उनको हम 24 नंबर ज़्यादा दे दें तो पास हो जाएंगे। तो x का 20% यानी 24 नंबर इनको बढ़ा दिए, पास हो गए। अब ये क्या है कि अरविंद ये 45% अंक पाए और 26 अंक से पास हैं, यानी जो पास होने की क्राइटेरिया रखे थे उससे 26 अंक क्या हैं? ज़्यादा पाए। तो अरविंद x का 45% नंबर पाए हैं और 26 अंक से पास, 26 अंक ये पासिंग मार्क जो रखा गया है उससे क्या है? ज़्यादा है। तो इनमें से हम 26 नंबर कम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब जो पास होने के लिए जो पूर्णांक का क्राइटेरिया रखा गया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। अथवा आप ऐसे समझ लें कि दोनों का अंतर दिया है, x का 45% का और x का 20% का, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यही दोनों का क्या है? अंतर है। नहीं तो ये देखिए समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ लिख देंगे x का 45% और यहाँ -26। अब -26 को इधर ले लेंगे तो -26 और 24 मिलकर हो जाएगा 6 4 10 50 बराबर हो जाएगा x का 45%, यानी सीधा लिख लें 45x/100 और माइनस कर दें 20x/100। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब ये हो जाएगा 50 × 100, ये 50 × 100 एलसीएम ले लिए, उधर सीधा डायरेक्ट गुणा करा दिए और 45 में से 20 घट जाएगा, 45 में से 20 घटा यानी 25x आ जाएगा, 25 दूने 50 यानी 200 x मान आ गया। x क्या माने थे? माना परीक्षा का पूर्णांक x का मान आ गया कितना? 200, यानी 200 पूर्णांक आया है। अब उनको पास होने के लिए कितना चाहिए? तो आप या तो इसको निकाल लीजिए या तो इसको निकाल लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे। या तो अरविंद का निकालिए x का, यानी 200 पूर्णांक का 45% निकाल कर 26 नंबर घटा दीजिए तो आपको मालूम होगा पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए था। या तो आप राजू का निकालें तो x का 20% निकाल लें और उसमें 24 नंबर जोड़ दें तो आपको मालूम हो जाएगा पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था। 200 में से 200 तो पूर्णांक आ गया, तो 200 जब पूर्णांक आया तो किसी का एक का निकाल लीजिए। 200 x का 20% और प्लस 24, इतना नंबर पाते तो पास हो जाते। ठीक, तो 200 का 20% 20/100 हो गया, 00 कट गया, 20 दूना हो गया 40 और प्लस 24 में बराबर हो गया 64, यानी 64 नंबर यदि पाते तो पास हो जाते।
अब 64 क्या है, ये जो है 200 में से 64 नंबर था, यदि पाते तो पास हो जाते। राजीव भी, अरविंद तो पास ही थे, वो 45% पास हुए। उसके बाद अब पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक चाहिए था आपको, तो आप क्या करेंगे कि पूर्णांक 200 है ना, तो 64 का क्या निकालेंगे 200, यानी 64 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं कि 64/200 कर लें, गुणे 100 कर दें, तो आप सीधा ऐसे लिख लेंगे कि 64 जो है 200 का 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का x प्रतिशत है। एकदम बेसिक हो गया। बाकी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना तो समझ ही रहे होंगे कि अगर 64 निकालना है 200 का कितना प्रतिशत है, तो हम 64/200 गुणे 100 कर देंगे, दोनों जीरो कट जाएगा 100 का, और ये हो गया 64 का आधा यानी 32, यानी 32% अंक चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, तो 32% अंक आवश्यक है, ये होगा इसका आंसर, यानी 32% अंक चाहिए। अब नहीं आप ऐसे डायरेक्ट लिखा सकते हैं कि 64/200 कितना प्रतिशत होगा, 64/200 गुणे 100 कर दें, तो आप सीधा लिख लीजिए 64 जो है कितना प्रतिशत, 64 कर लीजिए इक्वल 200 का x प्रतिशत है। उसके बाद निकाल लीजिए 64 गुणे 200 गुणे x/100, अभी फिर आ गया 64 गुणे 100/200 और बराबर आ गया x। एकदम पूरा बेसिक समझ लीजिए। अगर नहीं समझ पाते हैं डायरेक्ट कि 64/200 में कितना प्रतिशत निकलेगा, तो ऐसे लिख लीजिए 64/200 का x प्रतिशत है, फिर ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा केवल अंक बदला जा रहा है बस। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेटर के पहले टेस्ट में 180 रन बनाए कह रहा, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए और तीसरे टेस्ट में कह रहा कितना रन बनाना चाहिए जिससे कि तीनों टेस्ट का कुल औसत 230 रन हो जाए। तो औसत पूछ रहा है। औसत का आप पढ़े होंगे कि औसत का जो फार्मूला है कुल योग बटे संख्या है, कुल योग बटे संख्या औसत का फार्मूला है। तो ये 3 टेस्ट का 2 टेस्ट का रन दिया है, तीसरे टेस्ट में कह रहा है कितना रन बनाए कि जिससे कि उसका औसत 230 रन हो जाए। तो हम सीधा क्या कर लेंगे कि औसत बराबर कुल योग बटे संख्या, औसत दिया हुआ है ऑलरेडी कितने रन बनाए ताकि उनका औसत रन 230 हो जाए, तो औसत के स्थान पर लिख लेंगे 230। ठीक, 230 रन हो जाए, और पहले दूसरे में दिया है 180 रन 258, तो सीधा लिख लेंगे 180 + 258 यानी कुल योग 180 + 258। 3 टेस्ट मैच हैं इसलिए तीसरा का मान लेंगे x, और यहाँ पर मान लेंगे कि माना तीसरे टेस्ट में x रन की आवश्यकता है। यहाँ से लिख लेंगे, मान लेंगे कि माना तीसरे टेस्ट में क्रिकेटर को x रन बनाना चाहिए, x रन। ठीक, ऐसे x मान लेंगे। आप सीधा लिख लेंगे 180 प्लस ये हो गया बराबर क्या आ गया 320, और यहाँ पर कर लेंगे बटा 3। क्यों? क्योंकि कुल टेस्ट मैचों की संख्या कितनी है 3। औसत का फार्मूला ही है कुल योग बटे कुल संख्या, औसत का फार्मूला ही है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग हो गया तीनों में जितना रन बनाए हैं तीनों टेस्ट में, पहले दूसरे में दिया था, तीसरे में पूछ रहा है, मान लिया x बटे में 3 कर दिए, टेस्ट मैचों की संख्या 3 थी, बराबर में कह रहा कि औसत 230 हो जाए कह रहा है, तो औसत को लिख लेंगे 230। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 180 258 80 8 5 13 2 1 3 1 4, यानी 438 + x बराबर हो गया 300, इसमें गुणा करा देंगे तो 3 दूनी 6 3 53 और 3 जन्म 0 हो गया, और x बराबर आ जाएगा 690 माइनस कर लेंगे 438, 690 438, ये हो गया 2, ये हो गया 9 8 5 हो गया, और ये हो गया 2, यानी 252 रन। यही इसका आंसर हो गया 252 रन। कहने का मतलब ये तीसरे पारी में यदि क्रिकेटर 252 रन और बना लेता है, ठीक, यदि क्रिकेटर तीसरे पारी में 252 रन और बना लेता है तो उसके तीनों पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा 230 रन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। ठीक, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो आप मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे कि इसमें पानी x लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक, इसमें मान लेंगे कि माना x लीटर पानी और मिला दिया जाता है। पात्र में अम्ल तथा जल के घोल में 60 लीटर है। ठीक, घोल 60 लीटर का है जिसमें 80% अम्ल है।
अब कह रहा है उसमें कितना जल मिला दिया, मान लेते हैं 1 लीटर जल मिला दिए। 80% अम्ल है, 60 लीटर का घोल है, तो घोल हो गया कितने का, 60 लीटर का घोल हो गया 60 लीटर का। इसमें 80% अम्ल है, 80% यदि अम्ल है इसमें, तो इसका मतलब हो गया कि 20% पानी है। ठीक, 80% यदि अम्ल है तो 20% क्या है, इसमें पानी है, यानी 4:1 का रेशियो बन रहा है। 4 1 हो गया 5, 12 5 60, यानी 12 चौका 48। 60 लीटर में 48 लीटर अम्ल है और 12 लीटर क्या है, पानी है। ऐसा निकालेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 60 का 80% कर लेंगे, ऐसा डबल जीरो कट गया तो ये 8 6 48 आ गया। 48 लीटर क्या है, इसमें अम्ल है, एसिड है, और इसी का 48 लीटर यदि एसिड आ गया 60 में से यदि 48 लीटर एसिड आ गया तो बचा 12 लीटर। 12 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक, अब 48 और 12 का रेशियो, 48 लीटर अम्ल है, 12 लीटर पानी है। इसी में कह रहा है कि हम कितना पानी और मिला दें, तो आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि 1 लीटर पानी और मिला दें, 1 लीटर पानी और मिला दीजिए। ठीक, यही हो जाता है प्रश्नानुसार। ठीक, जैसे जैसे प्रश्न कहता जाएगा हम लोग वैसे ही उसको बनाते जाएंगे, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 48/12 हो गया, पानी मिला रहे हैं 1 लीटर, इसलिए पानी वाले में जोड़ रहे हैं। बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पानी कितना लीटर मिला देंगे, 60% वाला जो अम्ल का घोल है, जो घोल है वो कह रहा है कि वो 60% अम्ल वाला बन जाए। कितना पानी और मिला दें कि घोल 60% अम्ल वाला बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 48/12 + x। अब घोल ये ऊपर जो है ये अम्ल का है, तो अम्ल 60% होगा, तो पानी कितना हो जाएगा उसमें 40%। यदि अम्ल 60% होगा तो पानी 40% हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसी को अब हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 48/12 + x बराबर, ये 60/40 है, यानी 3/2 हो जाएगा। यहाँ से काट लीजिए, गुणा करा लीजिए यहाँ से सीधा 3 से, 16 3 48 हो जाएगा, और ये यहाँ 2 है नीचे, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 32 बराबर 12 + x। तो x बराबर हो जाएगा 20 लीटर, क्योंकि ये 12 इधर आ जाएगा, 32 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 32 बराबर 12 + x हुआ, तो 12 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 20 लीटर। 20 लीटर पानी यदि हम उसमें मिला देंगे, उस पात्र में, उस घोल में, तो आपका जो अम्ल है वो कितने का हो जाएगा, अम्ल 60% अम्ल वाला घोल बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और नीचे लिखा हुआ है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक व्यवसाय में 2000, 2500, 1000 रुपये लगाते हैं, और कह रहा है 880 रुपये के लाभ में सी को कितना रुपये मिलेगा। ए बी सी हैं, ए बी सी, ई लगाए हैं 2000 रुपये व्यवसाय में, ई लगाए हैं 2500 रुपये, और ये लगाए हैं 1000 रुपये। देखिए व्यवसाय में जो जितना पैसा लगाएगा, ठीक, उसको उतना लाभ मिलेगा। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा उसको लाभ कम मिलेगा। इसमें समय तो दिया नहीं है, समय दिया रहता तो हम उसको उसी दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन लॉजिक समझिए, अगर समय दिया रहता तो जो ज़्यादा पैसा लगाता है ज़्यादा समय के लिए उसको लाभ में ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता। यहाँ समय नहीं दिया है, केवल डायरेक्ट दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक 2000 लगा रहे हैं, 2500, एक 1000, ये व्यवसाय में लगा दिए। तो व्यवसाय में जो ज़्यादा पैसा लगा उसको ज़्यादा मिलेगा ना। तो ए बी सी पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, 880 रुपये का लाभ हुआ है मान लीजिए, तो सी को कितना मिलेगा, 880 रुपये दिया लाभ, सी को कितना मिलेगा। अब एक बात हमें बताइए, सी 1000 रुपया लगाया है, ए लगाया है 2000 रुपया, सी को जो भी लाभ मिलेगा उसका 2 गुना ए को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सी 1000 लगाया है और ए 2000 लगाया है, तो जितना भी सी को मिलेगा उसका 2 गुना ए को मिलेगा। मान लीजिए ऐसे ए का पूछा जाए, बी का 1000 सी लगाया है 1000 रुपये, बी लगाया है 2500 रुपया, यानी 1000 का 2.5 गुना हो गया। ठीक, 1000 का यानी 2 से गुणा कराएंगे 1000 को, 2 गुना होगा 2000, 2.5 गुना 2500। तो ए सी को जितना पैसा मिलेगा उसका 2.5 गुना कहने का मतलब पैसा बी को मिलेगा, और उसका 2 गुना पैसा मिलेगा ए को, क्योंकि ये 2000 लगाया, बी 2500 लगाया। तो सीधे निकाल लेंगे। देखिए पैसा उसी अनुपात में हमको लाभ में हिस्सा मिलेगा इनको, जिस अनुपात में ये पैसा को लगाए हुए हैं। तो इनका जो पैसा लगाए हैं इसका सीधा हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे कि ये किस रेशियो से पैसा लगाए हुए हैं। तो ये 2000, ये 2500, और ये हो गया 1000। ठीक, 00 काट दिए, 00, ये 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 50 25, 5 चौक 20, 4:5:2। इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। ठीक, इसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, जो ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो 4:5:2 पूछ रहा है किसका, सी का। ये है सी, ये है बी, ये है सी का पूछ रहा है। तो सी बटे टोटल कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी का, जो पूरा रेशियो है, और गुणे में कर देंगे 100,
और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए ऐसे सीधा 2 लिखिए, 2 बटे और 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11, 880 इधर गुणा करा दीजिए सीधा और हो जाएगा 11 8 88। वहाँ 100 कर दिए थे, बल्कि लाभ तो 880 रुपये का हुआ है ना, तो 2 बटे 11 और लाभ कितना था 880 रुपये, तो 11 8 88, 8 दूनी क्या हो गया 16, 160 रुपये। यानी सी को कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया। सी को इस हिस्से लाभ हिस्से में कितना मिलेगा 160 रुपया। अगर आपसे ए को पूछा जाए ए को कितना मिलेगा, तो सी को 1000 पर अगर इनको 1000 रुपये लगाए थे 160 मिल रहा है 880 के लाभ में, तो भी ए 2000 रुपये लगाया है, यानी 16 दूना 32, 320 रुपये इनको मिलेगा। अथवा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भाग करने पर 80 आया, 80 को 2 से गुणा कराएं तो सी का लाभ मिला, 80 को यदि हम 5 से गुणा करा देंगे तो बी को लाभ मिलेगा, 80 को यदि हम 4 से गुणा करा देंगे 4 8 32 यानी 320 रुपये ए को मिलेगा। अच्छा बी को कितना मिलेगा, तो 5 गुणे 80, 5 8 40 यानी 400 रुपया हो जाएगा, 5 8 40 यानी 400 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। टोटल लाभ 80 था, 880 था इसमें से, ठीक। ये ऐसे निकाल लीजिए या 5 से सीधा कर दीजिए, 5 गुणे 11 बटे 880 बी वाले को, तो ये फिर वही आ जाएगा 5 8 40 यानी 400 रुपये बी को मिलेगा। तो जिसको भी जो भी पूछे ऐसे हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी सवाल को पढ़िए पहले उसको समझिए कि आप क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्या करिए उसका एक समीकरण तैयार कर लीजिए कि क्या क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है। बिल्कुल सवाल एकदम आसानी से ईजी भाषा में एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के लगभग सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक। इसके आगे हम फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय एग्जाम में उनसे रिलेटिव क्वेश्चन फिर आगे की वीडियो में बना देंगे आपको हम। और देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और कायदे से एग्ज़ाम दीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है 4th पेज वालों का, वो बढ़िया ध्यान देकर जो है पढ़िए मेहनत से और एग्ज़ाम दीजिए। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा।